पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, हाँ मुझे पहुँचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूँगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहाँ जहाँ रोजगार की मांग है, वहाँ इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहाँ भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह ज़मीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाज़त दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहाँ भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके ज़रिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की ज़मीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमज़ोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, 1 मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी ये शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। आम आदमी के जीवन का क्या मोल होता है सर, ये एनडीए की सरकार जो है वो बहुत ही मजबूती से जानती है और उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है। पर आश्चर्य की बात यह है सर कि जब जब इस सदन में रक्षा की और सुरक्षा की बात होती है तो विपक्ष को एलर्जी होती है। जीएसटी, जिसमें आम आदमी के आय की रक्षा होती है, जब उसकी बात होती है तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात होती है, उनके आय की रक्षा की बात होती है, तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर का, जिससे हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखते, सीमाओं की रक्षा की बात होती है, तब उनको एलर्जी होती है। और अगर हम बात करें एसआईआर का, जो लोकतांत्रिक अधिकार को मजबूत करता है, उसकी बात होती है, तब भी विपक्ष को एलर्जी है। तो समझ में नहीं आता है सर कि इनको रक्षा से एलर्जी है, लोकतांत्रिक अधिकार से एलर्जी है कि सुरक्षा से एलर्जी है। इनको सरकार से दिक्कत है, इनको आम आदमी से दिक्कत है, या इनको किसी गरीब से दिक्कत है। जब भी गरीबों के हित की बात होती है, दलित वंचित शोषित वर्ग के हित की बात होती है, तब हमेशा ये कुछ ना कुछ करके इसका विरोध करते हैं। सर, ये विधेयक जो है वो पुनर्स्थापित करता है कि जितनी गंभीर सरकार विकसित भारत एट 2047 के लिए है, उतनी ही गंभीर वो सुरक्षा बीमा हर एक इंसान को पहुंचे 2047 तक, उसके लिए भी है। हमारे सरकार की आधारशिला जो है, जो विचारधारा है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, और उसके तहत
पिछले 10 साल से जो भी सुधार हुए हैं बीमा के क्षेत्र में, उसको ये विधेयक और मजबूत करता है। उसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मार्च 2025 तक लगभग 23 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं और 9 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 18,102 करोड़ रुपए के 102 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें लगभग 50 करोड़ नामांकन हुए हैं, जिसमें 23.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपए का फंड जमा हुआ है। इसमें 48% जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिला है। सर, ये पुनर्स्थापित करता है कि केंद्र सरकार बीमा के माध्यम से सबकी आय को सुरक्षित महसूस कराना चाहती है, सबके जीवन को सुरक्षित रखना चाहती है। महोदय, ये बिल सिर्फ एक घोषणा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का एक रास्ता है। इस बिल के कुछ प्रावधान हैं जिसको हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। इसमें FDI जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% करने का इसमें प्रावधान है। इसमें सर जब FDI को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा तो इकोनॉमिक्स में हमेशा इसमें कंपटीशन बढ़ेगी और कंपटीशन के तहत जो कीमतें हैं वो गिरती हैं और कीमत गिरने पर सस्ते प्रीमियम पे बीमा का लाभ आम आदमी को मिल सकेगा। ये आम आदमी के हित में ही इस प्रावधान को रखा गया है। अगर हम विदेशी इंश्योरेंस का बात करें तो आपदा के समय जैसे बिहार में इसमें विदेशी री इंश्योरेंस की पूंजी को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया है। इसमें आपदा के समय जैसे बिहार में बाढ़ आता है, ऐसे में जो छोटी छोटी बीमा कंपनियां हैं वो डूबने लगती हैं। विदेशी कंपनीज जब आएंगे तो इसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आपदा के समय किसान और आम आदमी का क्लेम जो है वो नहीं कटेगा। LIC को आज़ादी मिलेगी, इसमें आम आदमी को LIC से बेहतर लाभ मिल पाएगा। और क्लॉज 50 इसमें हम हाईलाइट करना चाहेंगे सर, क्लॉज 50 के तहत इस कानून की जो भाषा है उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष का जो भेद है उसको कम किया जाएगा, सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कीजिए मैम। बस मेरे 2 सुझाव हैं सर। हम एक महिला सांसद हैं, बिहार की महिला सांसद है। मेरा बस ये सुझाव है कि बिहार में जीविका दीदी का बहुत बड़ा एक समूह चलता है। अटल पेंशन योजना के तहत 48% महिलाओं को जो बीमा है उसका लाभ मिलता है। बिहार में जीविका दीदी जैसे समूह जो वो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाए और महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। और एक और क्लॉज 93 के तहत सर हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो ग्लोबल एवरेज से कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% है और ग्लोबल एवरेज 7% है। इसको बढ़ाने के लिए क्लॉज 93 के तहत जागरूकता का जो एक प्लान है वो एजुकेशन, क्लॉज 93 के एजुकेशन फंड के तहत जो स्थानीय भाषा है जैसे मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, ऐसे में बहुत धन्यवाद श्री राजीव जागरूक अभियान चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।